हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं HBO मैक्स पर रिलीज हुई द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट फिल्म को, जो कि कॉन्जरिंग के यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन के हिसाब से उसका थर्ड पार्ट है। और अगर कॉन्जरिंग के यूनिवर्स से देखा जाए तो ये इस यूनिवर्स की 8वीं फिल्म है, जिनमें से कॉन्जरिंग के यूनिवर्स की फिल्में एक काफी बड़े इवेंट की फिल्में मानी जाती है। और अब तक इस यूनिवर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 जो फिल्में हैं यानी कि कॉन्जरिंग 1 और 2, वो इस यूनिवर्स की बनाई गई सबसे अच्छी फिल्में हैं। इसके अलावा एनाबेल क्रिएशंस भी एक काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट था और बाकी की फिल्में ठीक ठाक सी एंटरटेनिंग फिल्म, जिनमें सिर्फ एनाबेल 1 फिल्म बिल्कुल भी शामिल नहीं होती। इसके अलावा बात करें दोनों ही कॉन्जरिंग फिल्मों के डायरेक्टर की, तो उन दोनों ही फिल्मों को डायरेक्ट जेम्स वॉन ने किया है, लेकिन इस बार के बनाए गए थर्ड पार्ट को बिल्कुल भी नहीं, जिसे जेम्स वॉन ने सिर्फ प्रोड्यूस किया है। और इस बार फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से माइकल क्रेविस को दी गई थी, जिन्होंने कॉन्जरिंग के यूनिवर्स की जबरदस्ती की ऐड की गई फिल्म द कर्स ऑफ ला llorona बनाई है। तो अब उस फिल्म से हटकर इस कॉन्जरिंग 3 फिल्म में माइकल के डायरेक्शन में कितने ज्यादा बदलाव आए हैं, उस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा, और हाँ, फिल्म की बाकी पूरी की पूरी डिटेल्स पर भी। लेकिन उससे पहले अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की कुछ छोटी सी डिटेल्स के बारे में, बिना किसी स्पॉइलर के, जिसमें इस बार हम इस फिल्म की कहानी अर्नी जॉनसन के केस के इर्द गिर्द घूमता हुआ देखते हैं, जिस केस का नाम द डेविल मेड मी डू इट था, जिस ट्रायल को 80s के टाइम पीरियड में चलाया गया था। और अमेरिकन कोर्ट हिस्ट्री में ऐसा केस पहली बार दर्ज किया गया था, क्योंकि अर्नी का क्लेम यही था कि उससे ये सब कुछ एक डेविल ने करवाया था, न कि उसने अपनी मर्जी से ऐसी कोई हत्या की थी। और अर्नी की इन बातों पर ट्रस्ट उसकी गर्लफ्रेंड डेबी करती है, और कहीं न कहीं इस केस से एड एंड लॉरेन भी इन्वॉल्व है, जो असल में ये पता लगाना चाहते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। जिसमें वो दोनों सक्सेस होते भी है या नहीं, वो सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट, जिस फिल्म की लेंथ लगभग 1.5 घंटे की है। तो अब क्या आपको आपका कीमती समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कुछ और डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि इस फिल्म को HBO मैक्स पर फिलहाल तो हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, और इसके अलावा आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, क्योंकि फिल्म में कोई भी न्यूडिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हॉरर और कुछ ग्राफिक सीन झेल नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि आपको ये फिल्म उन्हें दिखाना चाहिए। और अब इसके अलावा बात करें आपके सबसे बड़े क्वेश्चन की कि क्या आपको आपका कीमती समय इस कॉन्जरिंग 3 फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं, तो उसका सीधा और साफ जवाब देते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि जी हाँ, ये एक अच्छी सी टाइम पास सी बनाई गई फिल्म है, जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। खास करके फैंस जिन लोगों ने कॉन्जरिंग के यूनिवर्स को कई सालों से फॉलो किया है, उनके लिए ये फिल्म एक काफी अलग एक्सपेरिमेंट साबित होगी। क्यों, तो उस पर बात करते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इस फिल्म का बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक्सपेरिमेंट, जो फैंस ने आज से पहले कॉन्जरिंग के यूनिवर्स की फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं देखा था। यानी कि ये फिल्म अब हंटिंग हाउस से निकलकर एक ओपन मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म बन गई है, जो राइड आपको पूरी तरीके से फिल्म देखने में बांधे रखती है। यानी कि फिल्म का सस्पेंस और फिल्म में दिखाए गए कुछ जंप स्केयर, जिनके आने से ही पहले आपको पता होता है कि अब कौन से सीन में आपको जंप स्केयर दिखाया जाएगा और किसमें नहीं। लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट कई सारी ऑडियंस पर काम भी करता है, लेकिन प्रो ऑडियंस हमेशा उस सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से रेडी रहती है। और नो डाउट कि जंप स्केयर हॉरर की फिल्मों को इसी तरीके से बनाया जाता है, ताकि ऑडियंस थिएटर में ऐसी फिल्मों के मजे ले सके। बट अनफॉर्चुनेट, फिलहाल तो इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि HBO मैक्स पर रिलीज किया गया है। लेकिन फिर भी घर का अच्छा सेटअप आपको इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा देगा, और मेरा एक्सपीरियंस भी इस फिल्म को लेकर कुछ उसी तरीके का था। भले से ही बाकी दूसरे लोगों को ये फिल्म पसंद क्यों ना आए, लेकिन मैंने इस फिल्म को 1 टाइम वॉच के हिसाब से एंजॉय किया है। तो अब उनके रीजन की बात करें तो वो रीजन है एड एंड लॉरेन का कैरेक्टर, जिन्हें इस फिल्म में भी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया गया है। और जो सिचुएशन हमें इस बार इस फिल्म में एड एंड लॉरेन की दिखाई गई है, उसमें भी हम काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्ट हो जाते हैं, और हम उन कैरेक्टर्स की बहुत ही ज्यादा परवाह भी करते हैं कि कुछ गलत इन दोनों के साथ में बिल्कुल भी ना हो, जो कि हमें पता है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर फिल्म में वैसा फील देती है तो उसे एक अच्छी फिल्म ही माना जाता है। और हाँ, इस फिल्म की कहानी को लेकर जो ट्रू स्टोरी के एंगल को डाला जाता है, उसमें सच्चाई बिल्कुल 100% नहीं बल्कि फिल्मों के ही हिसाब से 30 से 40% की होती है। बाकी की पूरी फिल्म की स्टोरी को एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाया जाता है, इसीलिए कॉन्जरिंग का यूनिवर्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। और हाँ, ऐसे में एड एंड लॉरेन के लिए इस बार इस फिल्म में मुसीबत भी काफी ज्यादा तगड़ी है, यानी कि विलन जिसका पता उन्हें हर कीमत पे लगाना है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है और उसके पीछे का मकसद क्या है, जिसमें ये
ये फिल्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज और इन्वेस्ट रखती है कि फिल्म में ये सब कुछ चल क्या रहा है। और हाँ, जिस तरीके से इस फिल्म की पब्लिसिटी की गई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म पूरी तरीके से फोकस कोर्ट रूम के ट्रायल पर करेगी, लेकिन वैसा कुछ भी आपको फिल्म में देखने नहीं मिलेगा। बाकी अब फिल्म के अच्छे सीन्स की बात करें तो फिल्म में कुछ जंप स्केयर बहुत ही अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ और डायरेक्ट किए गए हैं, खास करके मॉर्ग और टनल का सीन जिसमें लाइटनिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर डायरेक्टर ने यही बताया है कि उन्हें हॉरर के यूनिवर्स का एक बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान है, जिससे ये बात तो साफ होती है कि माइकल हॉरर के यूनिवर्स को काफी अच्छा समझते भी है और उससे अच्छी तरीके से हैंडल भी करते हैं। तो आई होप वो फ्यूचर में इससे और भी काफी ज्यादा तगड़े कंटेंट बनाने में कामयाब हो। और हाँ, लोगों को लेकर जो एक और कंफ्यूजन है हॉरर के फिल्मों के जॉनर पर, तो हॉरर में भी कई जॉनर अलग अलग होते हैं, जिसमें कुछ स्लो बर्न और काफी पावरफुल स्टोरी के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, तो कुछ काफी अच्छे जंप स्केयर दिखाकर, जिसमें ये फिल्म अगेन मैं कहूंगा कि सक्सेस ही होती है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपको इस फिल्म को पुरानी 2 फिल्म के साथ में कंपेयर करना चाहिए, वरना आपको उससे एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी इस फिल्म को लेकर। इसके अलावा फिल्म की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको फील होगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि आप फिल्म को देखते वक्त बोर हो। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक कैरेक्टर्स को लेकर बात क्यों नहीं की, बल्कि तो उसका सीधा और साफ रीजन यही है कि पूरी की पूरी फिल्म में फोकस लॉरेन और एड पर ही किया गया है, जिसमें हम उनकी छोटी सी लव स्टोरी भी देखते हैं और बाकी दो जो नए कपल्स लिए गए हैं उनकी स्टोरी और यहाँ तक की बैक स्टोरी को उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन जो भी है, रिजल्ट के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको कहा, फिल्म एक ठीक ठाक सी टाइम पास सी फिल्म है, जिसे बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इस बार डायरेक्ट कर प्रेजेंट किया गया है। और उसकी शुरुआत एक काफी हैवी एग्जॉर्सिज्म के सीन से की जाती है और फिर बाद में ये फिल्म पास्ट और प्रेजेंट दिखाकर स्टोरी को आगे बढ़ाई जाती है। यही कि इन सबके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। इसके अलावा जो आपके दिमाग में एक और डाउट निकल कर आएगा इस फिल्म को देखने के बाद, वो यही होगा कि ये फिल्म डेविड गैजली की स्टोरी को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं करती है और ना ही अर्नी जॉनसन की स्टोरी को। वेल, तो ऐसा मेकर्स ने जानबूझकर ही किया होगा, जिसका रीजन है कि इस प्रोजेक्ट पर पहले भी हॉलीवुड में कई सारी फिल्में और टीवी सीरीज बन चुकी है और लोगों को ऑलरेडी अर्नी जॉनसन के मर्डर के ट्रायल के बारे में पता है। इसलिए ये फिल्म उन सब में से बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच पर बनाई गई है, यानी कि उसकी ओरिजिन, जिसकी शुरुआत कहां से हुई। और अब बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है, जो हमें कॉन्जरिंग की इस बार के भी यूनिवर्स में पूरी तरीके से ले जाने में कामयाब होता है। उसके अलावा फिल्म का बीजीएम भी काफी ज्यादा थ्रिलिंग है, लेकिन फिल्म की एडिटिंग नहीं, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो चलिए अब फिल्म की बाकी और डिटेल्स मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस फिल्म के लिए 5 में से 1 स्टार की। बाकी कॉमेडी की बात करें तो वो रेटिंग 5 में से आधे स्टार की बनती है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, इस फिल्म में कॉमेडी के थोड़े से एलिमेंट को डाला गया है, जिस सीन को देखकर थ्रोबैक के हिसाब से हंसी तो आती ही है। और ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। रीजन इस वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी बात करें इस फिल्म के सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि फिल्म का सस्पेंस भी अच्छा है और इसके हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट भी। जिन दोनों ही कैटेगरी को ध्यान में रखकर मैंने इस फिल्म को हॉरर और थ्रिल में 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी है। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में इस बार इस फिल्म की रेटिंग बनेगी B की। और अब आ जाए क्रिटिक्स और मेरी राय पर, तो इस कैटेगरी में मैं इस फिल्म को क्रिटिक्स की ही तरह B+ की ही रेटिंग दूंगा। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस HBO Max पर रिलीज हुई कॉन्जरिंग 3 फिल्म द डेविल मेड मी डू इट को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर कैसा था, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।